ऑपरेशन सिंदूर तो बाद की प्रक्रिया है ना, क्रिया तो पहलगांव था, ये तो प्रतिक्रिया है ऑपरेशन सिंदूर। उस पर आप क्यों नहीं क्रिया पर बात करेंगे? पहलगांव में जो दोषी हैं उस पर क्या हुआ, कैसे हुआ ये घटना? प्रधानमंत्री के भाषण को अगर 10 में नंबर देना हो तो आप कितना नंबर देंगे? अगर मेरे पास चॉइस हो तो मैं 0 दूंगा। झूठ बोल के ही, लफाजी होके ही मोदी इमोशनली भी कनेक्ट करते हैं। अमित शाह ने कहा कि 1960 में गाड़ी चला के जब वो गए थे वहाँ सरदार पटेल, हाँ, तो पंडित नेहरू ने बात नहीं मानी। अब अमित शाह जी को कौन बताए कि पटेल साहब तो 1950 में ही मर गए थे, तो 60 में गाड़ी चला के खुद कैसे चले गए? सारी बातें हैं जो बार बार बोली गई। प्रधानमंत्री को तथ्य के इर्द गिर्द बातें करनी चाहिए। वो तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रधानमंत्री थे। कितने वर्षों तक आप कांग्रेस की सरकार को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, बीजेपी वाले भूल जाते हैं, ये जो मौजूदा सरकार भूल जाती है कि अगर उनकी असफलता थी कांग्रेस पार्टी की या पुरानी सरकारों की, इसलिए इनको हटा के आपको बैठाया गया है। क्यों बीजेपी में उस परंपरा के हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ भी बोला जा रहा है और की गरिमा एक जो थी वो काफी उसका नुकसान पहुंचा है। संसदीय लोकतंत्र बहस से मजबूत होता है। आपने देखा कि जब मोदी बोल रहे हैं तो किसी को बोलने दिया जा रहा है, लेकिन पिछले 11 वर्षों में आप लगातार पिछली सरकारों को गाली दे रहे हैं। आप गाली देने के लिए तो बने नहीं थे प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री बने थे बेहतर करने के लिए। और बेहतर आपने क्या किया ये बताओ। साथियों नमस्कार, हम सबके बीच इस वक्त मौजूद हैं जितेंद्र कुमार भाई जी। जितेंद्र जी लंबे अरसे तक संसद कवर करते रहे हैं, देश में जाना माना नाम है। समकालीन राजनीति पर, दलीय राजनीति पर, जातिवाद पर और पत्रकारिता पर इनकी टिप्पणियां पढ़ने देखने लायक हैं और बहुत चर्चित रहे हैं। जितेंद्र जी आपका स्वागत है द लेंस में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा पार्लियामेंट की कार्रवाई, पिछले जो 2 दिनों में चला है, पहले 3 दिन हो गए, अब तो आज तीसरा दिन है। क्या कहेंगे लोकसभा की कार्रवाई को लेकर के जो हुई? मैं पार्लियामेंट को देखता रहा हूँ, मतलब खास करके राज्यसभा ही मैंने देखा हमेशा, लेकिन एक मतलब अब बतौर जर्नलिस्ट के रूप में मैं भीतर नहीं जा सकता क्योंकि इतना रिस्ट्रिक्शन है, तो कई तरह की परेशानियां होती हैं। सरकार ने इतनी तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि अब मतलब जिनके पास सेंट्रल हॉल का पास था, अगर उनको नहीं जाने दिया जा रहा, तो मेरे पास तो मतलब इसी तरह का कार्ड था तो मैं कवर करता था। तो लेकिन टेलीविज़न पर वो दिखता है, मतलब कार्रवाई हम देखते हैं तो काफ़ी निराशाजनक सीन होता है, खास करके दोनों ही मतलब सदनों में, लोकसभा के अध्यक्ष का, सभापति, दोनों ही सदनों में सभापतियों का जो व्यवहार होता है अपोजिशन के लिए, वो काफ़ी मतलब गरिमा के साथ वो व्यवहार नहीं करते। और राहुल गांधी बार बार इसको कह भी रहे थे कि जब आप याद करिए पिछले साल जब इस लोकसभा में उन्होंने ओथ ली थी तो उन्होंने हल्का सा मजाक किया था बिरला जी से कि आप लीडर हैं, मतलब आप सर्वे सर्वा हैं, आप मत झुकिए। तो ट्रेजरी बेंच से काफ़ी हंगामा मचा था और उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि आप सारा कुछ रिकॉर्ड पर है, आप देख लीजिए जब वो मुझसे हाथ मिला रहे थे तो किस रूप में मिला रहे थे, और जब नेता सदन नरेंद्र मोदी से हाथ मिला रहे थे तो किस तरह से हाथ मिला रहे थे, अगर उसको देख लीजिए तो बहुत कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं। तो अपोजिशन के स्पेस को अब दोनों ही सदनों में काफ़ी कम किया जा रहा है, मतलब बार बार सीधे आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर जो बहस चली है उसको लेकर के। ये बहस कितनी सार्थक रही? जो सवाल थे, क्या उन सवालों के उत्तर मिल गए? आपको क्या लगता है जितेंद्र जी? किसी भी सवाल के जवाब नहीं दिए गए। और राजनाथ सिंह जी ने जो कहा, रक्षा मंत्री के रूप में जो उन्होंने बहस शुरू की, तो सेम रेटरिक था जो पिछले 2 महीने से, 2.5 महीने से बीजेपी सरकार बोले जा रही है।
मतलब एक भी ऐसी नई बात नहीं थी का जिक्र उन्होंने जिसके बारे में हम नहीं जानते, जो अखबारों में नहीं आया है, प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कही है या जयशंकर ने नहीं कही। मतलब ये सारी बातें हैं जो बार बार बोली गई हैं और ये सरकार के द्वारा बोली गई है, उसी को सारे चैनलों ने प्रचारित किया है। और कल की बातों का मतलब परसों राजनाथ सिंह जी की बातें छोड़िए, वो तो रेटरिक में ही बात कर रहे थे, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सदन में कहा, अगर उसका फैक्ट चेक करवा लिया जाए 2 घंटे का भाषण का, तो कम से कम 40-50 अशुद्धियां उसमें निकलेंगी। कुछ अशुद्धियां बताइए। जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण में अशुद्धियां थी, गलतियां थी, क्या गलतियां थी? मतलब इतनी चीजें, मतलब सिर्फ वो लफाजी हो रही थी। मतलब एक प्रधानमंत्री को तथ्य के इर्द गिर्द बातें करनी चाहिए। अब आप 11 वर्षों से आप सत्ता में हैं, कितने वर्षों तक आप कांग्रेस की सरकार को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, फॉर दैट मैटर मनमोहन सिंह को आप कटघरे में, मतलब वो तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इस देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन किसी भी चीज़ों को रिकॉग्नाइज ना करना, और एक चीज़ बीजेपी वाले भूल जाते हैं, ये जो मौजूदा सरकार भूल जाती है, कि अगर उनकी असफलता थी कांग्रेस पार्टी की या पुरानी सरकारों की, इसलिए इनको हटा के आपको बैठाया गया है कि आप जो भी गलतियां थी उससे सीख ली है आपने और उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन पिछले 11 वर्षों में आप लगातार पिछली सरकारों को गाली दे रहे हैं। आप गाली देने के लिए तो बने नहीं थे प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री बने थे बेहतर करने के लिए, और बेहतर आपने क्या किया ये बताइए। और कोई भी एक चीज नहीं है जहां उन्होंने बेहतर की बात। अच्छा, एक बताइए, प्रधानमंत्री के भाषण को अगर 10 में नंबर देना हो तो आप कितना नंबर देंगे? अगर मेरे पास चॉइस हो तो मैं 0 दूंगा। 0 देंगे? क्या कुछ भी ऐसा नहीं था जो लगे आपको कि महत्वपूर्ण था? क्या वो विपक्ष से कहीं भी बढ़त बनाते दिखे? नहीं, आवेश जी आप मुझे ये बताएं कि जो कल के भाषण में वो कुछ और नए रेटरिक को जोड़ा उन्होंने कि नेहरू ने वहाँ पर तो डैम बनाने के लिए पैसे दिए प्रधानमंत्री नेहरू ने पाकिस्तान को। इसके अलावा कौन सी नई बात आपको पता चली जो पहले से आप नहीं जानते थे, प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से, आप विदेश मंत्री जयशंकर के मुंह से, या गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से? कौन सी ऐसी बातें थी जो आपने नहीं सुनी? जितेंद्र जी, एक चीज बताएं, राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री, उनका भाषण जो है बहुत चर्चा में है। तमाम लोग, मुझसे ऐसे भी मिले पत्रकार दोस्तों बताएं, जो कह रहे थे कि राजनाथ जी ने अपने कैरियर को दांव पे लगा दिया जिस तरह का भाषण था। क्या आप कैसे देख रहे हैं उनके भाषण को? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने कैरियर को दांव पर लगाया। ये इनका मैंडेट था कि, और राजनाथ सिंह, एक चीज राजनाथ सिंह से सहमति या असहमति के अलावा एक चीज मुझे याद रखनी चाहिए और हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि वो बीजेपी में उस परंपरा के हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस परंपरा के हैं जिसके अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो विंडिक्टिव नहीं होते, मतलब नीचे जाके बहुत बात नहीं करते। हालांकि बीच में उन्होंने कई बार बात की है राहुल गांधी के लिए, एक बार सोनिया गांधी के लिए, हाँ, बहुत सुंदर तो वो बहुत नीचे जाके बात नहीं करते, एक अपना स्तर बना के रखते हैं, और उसी बातचीत में उन्होंने अपने स्तर को मेंटेन रखने की, पुरानी परंपरा को उन्होंने मेंटेन की। लेकिन और में ये नहीं है। अब जैसे अमित शाह ने कहा कि 1960 में गाड़ी चला के जब वो गए थे वहाँ सरदार पटेल, हाँ, तो पंडित नेहरू ने बात नहीं मानी। अब अमित शाह जी को कौन बताए कि पटेल साहब तो 1950 में ही मर गए थे, तो 60 में गाड़ी चला के खुद कैसे चले गए? तो मतलब कुछ भी बोला जा रहा है, और मतलब संसद की गरिमा एक जो थी वो काफी उसका नुकसान पहुंचा है। एक चर्चा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कल का भाषण जो है हिंदी में देना चाहिए था। तमाम लोग ये बातें कह रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है? दूसरी बात, राहुल गांधी जब कल का संबोधन कर रहे थे तो किसको कर रहे थे? इस देश के मिडिल क्लास को कर रहे थे, विपक्ष को कर रहे थे, किसको कर रहे थे? अवैध जी, राहुल गांधी का भाषण मैं सुन रहा था, मुझे उनका भाषण अच्छा लगा, वो फैक्चुअल बोलते हैं। लेकिन राहुल जी की एक दिक्कत अब मुझे दिखाई पड़ने लगी है, वो इमोशनली कनेक्ट नहीं करते, इंटेलेक्चुअल की तरह बात करते हैं, और उनको इमोशनली कनेक्ट करने की जरूरत है।
जो आप माने या ना माने, झूठ बोल के ही, लफाजी होके ही मोदी इमोशनली भी कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं प्रियंका गांधी की बात हाँ, करूंगा, कल का भाषण था, कल ही तो था, कल ही था। कल उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आप बीजेपी वाले हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि जब बटला हाउस हुआ तो आतंकवादी के लिए उनकी वो लोग रोते हैं जैसे। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ प्रधानमंत्री जी, और हाँ आप लोग इस बात को समझिए कि हमारी माँ जरूर रोई थी जब आतंकवादी हमले हुए थे, और वह उस वक्त रोई थी जब वो मेरे पिताजी शहीद होकर आतंकवाद का शिकार बड़ा हो गए। मर्माहत करने बहुत वाला। ही मरवाहत क्षण था और अवाक सा था संसद। लेकिन उनको शायद ये भी कहने की जरूरत थी कि पहली बार नहीं, वो दूसरी बार रोई थी। पहली बार वो तब रोई थी जब 84 के 31 अक्टूबर को उनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। उनके सुरक्षा गार्ड ही थे वो, जो आतंकवादी के वेश में थे। सही बात। तो दूसरी बार और आतंकवाद का सबसे बड़ा विक्टिम तो गांधी परिवार रहा है ना, बिल्कुल, माने या ना माने, या ना माना जाए। तो हकीकत तो यही है। मतलब बीजेपी वाले नहीं मानेंगे, लेकिन हकीकत है कि आतंकवाद तो सबसे ज्यादा उस परिवार ने झेला है। एक चीज बताइए जितेंद्र भाई, आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर पे जो बहस बुलाई गई थी, वो बहस अपना उद्देश्य हासिल कर पाया विपक्ष, या जनता हासिल कर पाई? मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए काफी महंगा हो गया है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि देखिए मुझे ये लगता है कि मतलब ये मेरे निजी विचार हैं, इसको आप ना बोले एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो नहीं। बीजेपी आरएसएस खेमे में तमाम लोगों को पता है कि सरकार क्या करेगी और कितनी उसकी क्षमता है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर था और सिंदूर के बाद का जो उनका प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य था 8 बजे आकाशवाणी में जब उन्होंने घोषणा की थी कि हमने घर घुस के मारा और ये किया और वो किया, ये उनके लिए थी जो 2014 के बाद भाजपाई बने। वो उनको बताना था कि तुम लोग निराश मत हो, हम तुम्हारे साथी हैं। क्योंकि जब ट्वीट उन्होंने किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने रोकवा दिया, और उसके 1 घंटा 5 मिनट के 4:30 बजे का ये ट्वीट है, और 5:35 पर सीज फायर की घोषणा उन्होंने विक्रम जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने की। तो ये काफ़ी उनको परेशान किया उस कंस्टिट्यूंसी को कि अब हम युद्ध विराम जहाँ घुस चुके थे वो भी हमको वापस आना पड़ा। तो ये उस कंस्टिट्यूंसी को पूरी तरह से झकझोर दिया है बीजेपी के, और कल फिर से उसी कंस्टिट्यूंसी को मोदी एड्रेस कर रहे थे, सिर्फ उसी कंस्टिट्यूंसी को। एक चीज बताएं, आपको क्या लग रहा है कि कल का जो बहस हुई 2 दिन 3 दिन आज राज्यसभा में हो रही है, इससे विपक्ष जनता के दरबार में, अभी तो बिहार का चुनाव भी होना है, क्या पहले की तुलना में मजबूत हुआ है या स्थिति यथावत? बिल्कुल देखिए, फॉरेन पॉलिसी पर और डिफेंस पर जो लोग मानते थे कि बीजेपी काफी स्ट्रांग है, काफी मजबूती, मतलब आयरन हैंड से काम करती है, उसमें तो पूरी तरह डेंट लग गया है। एक किसी हार्डकोर भाजपाई से मॉर्निंग वॉक पे मिलते हैं, और जो मुझे नहीं पसंद करते क्योंकि मैं थ्रू आउट क्रिटिकल रहा हूँ इस सरकार का, लेकिन आज जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे थे वो बात तो सही कह रहे थे। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के कहने पर अगर जंग नहीं ये किया, ख़त्म किया, तो एक बार ये कहने में क्या आपत्ति थी कि नहीं मोदी मतलब ट्रंप ने हमको नहीं कहा था जंग खत्म करने के लिए, आपने एक बार नाम क्यों नहीं लिया? दर्शकों बता दें आपको कि ट्रंप ने आज फिर प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भी दोहराया है कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया और 25% टेरिफ लगाने की भी भारत पर का ऐलान कर दिया है। आपको क्या लगता है ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया मोदी जी ने? अब जो भी कारण हो, जो भी, क्योंकि कंस्टिट्यूंसी को फिर से वहाँ डिफीट एक्सेप्ट कर लेना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी में कोई सेंसिबल आदमी हो, और सिर्फ कांग्रेस की इतनी रीच है जो बार बार ये कह रहे हैं, आज भी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा जयशंकर ने
कि 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक के बीच इन लोगों की प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की कोई बातचीत नहीं हुई। मुझे लगता है उस कॉल रिकॉर्ड को सब सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि उनकी बातचीत हुई थी। आपको बता दें कि जेडी वेंस से बातचीत तो खुद ही माना है प्राइम मिनिस्टर ने कल के अपने भाषण में कि मैंने वाइस प्रेसिडेंट से बात की थी। हाँ, और जिन्होंने कहा था आपको ये कर देगा। तो लेकिन ट्रंप से भी बात जो अगर हुई है उसको भी मतलब कहीं ना कहीं से उसका रिकॉर्ड निकलवा के और पब्लिक करना चाहिए। एक चीज बताइए, एकदम मैं सही जवाब चाहता हूँ, जो सोचते हैं वही बताइएगा। ये जो इनकाउंटर हुआ परसों श्रीनगर में, 3 आतंकी मारे गए, जिसका कल अमित शाह चर्चा कर रहे थे, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको संजोग नहीं प्रयोग के रूप में देखता हूँ। ये किसको पता नहीं था कि आप 4 दिन पहले से या 6 दिन पहले से चर्चा चल रही है कि ये बताने के लिए कि देखिए हमने आतंकवादियों को मारा। वो आतंकवादी थे कहाँ? 22 जुलाई की घटना है ना, पहलगाम पर जब आतंकवादी हमले हुए थे। इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे? कहाँ थी आपकी स्टेट मशीनरी? क्यों नहीं आपने पकड़ा? जिस दिन आपको जवाब देना है उस दिन आप बता रहे हैं। ये तो इंडियन स्टेट कैसे काम करती है, दुनिया की तमाम स्टेट कैसे काम करती है, कम से कम इस मतलब मिड कैरियर जर्नलिस्ट को ही पता है, अगर आप पूरी तरह से अंधभक्त नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो मतलब तैयारी पहले से होगी। लेकिन वो ये बताने के लिए आए थे अमित शाह कि देखो हमने ये कर दिया और अब मैं इसके पीछे जाके इसको देखते रहो, इस डेड बॉडी को, और उसके बाद हम बताते हैं तुमको कि हमने अपने देश राज्यसभा में आज अभी थोड़ी देर पहले कपिल सिब्बल ने कहा है कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि सिक्योरिटी पर मीटिंग करने अमित शाह जाते हैं और वहां के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को नहीं बुलाया जाता, जबकि उसको स्टेट की सिक्योरिटीज की और चीजों की तमाम जानकारी होती है। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो कपिल सिब्बल साहब आज कह रहे हैं। हाँ, वही तो, मतलब आज से 2 महीना पहले पहलगाम अटैक हुआ था, उससे पहले वो उमर अब्दुल्ला आए हुए थे और दिल्ली के तमाम चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया कि जब हम जाते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत हमारी भेंट होती है, उसके बाद कहता है आप जाइए, हमारी मीटिंग होगी अब डिफेंस सुरक्षा को लेके। तो किसी भी मीटिंग में उनको नहीं रखा जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, मतलब ये तो हो रहा है, लगातार हो रहा है। और मतलब आप किसी राज्य में जा रहे हैं और उसकी सुरक्षा की जवाबदेही, ठीक है कि अब तो इस तरह से राज भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को किसी भी मीटिंग में आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे। मतलब उमर अब्दुल्ला ने तो उससे आगे जाके भी कुछ कहा कि हमारा प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है वो मुझे पता ही नहीं था, कभी मैं नहीं जानता था उसको, मैं अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं चुन सकता हूँ, मतलब हमको जो दे दिया है वो मैसेज करता है। आपको क्या लगता है SIR पे बहस के लिए तैयार होगी सरकार? नहीं, SIR पर किसी भी परिस्थिति में बहस के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि अच्छा ये मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन, मतलब एक चीज मुझे याद है, आप शायद मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको बताया हूँ, नहीं बताया हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि बिहार में ये 2000 मतलब मैं 20 जून तक था बिहार में, और बिहार में मैं घूम रहा था लोगों को, तो RJD और अपोजिशन का बहुत बढ़िया हाल नहीं था, तमाम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब कोई ये नहीं था। लेकिन जिस दिन से SIR हुआ है उस दिन से लोगों को, आम लोगों को लगने लगा है कि ये सिर्फ नाम मेरा वोटर लिस्ट से नहीं काट रहा है, ये हमारी नागरिकता खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। और ये अच्छा, आप एक चीज का ध्यान रखिए, मतलब पूरे देश में मुसलमानों से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स किसी के पास नहीं, अच्छा, क्योंकि इनको पता है कि कोई भी सरकार होगी उसके साथ बदतमीजी करेगी, तो उनके पास आधार है, वोटर, मतलब जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स है सबसे पहले वो बनाता है, और सबसे लास्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स प्रकाश बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है हम तो नेचुरल है ना इसमें, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। तो इस बार कई अपर कास्ट मुझे मिले, ब्राह्मण मिले जिनसे मेरी बात हो रही है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, बोला कि हम हट जाएंगे और हम हट जाएंगे। तो ये जो किया है वो कांग्रेस इलेक्शन कमीशन ने किया है, वो मुसलमानों के खिलाफ जो विद्वेष था कि मुसलमानों की ही नागरिकता खत्म हो रही है, इसको बिहार में कम किया है। हर एक आदमी को लग रहा है कि हमारी नागरिकता चली जाएगी। ये बड़ी बात बता रहे हैं आप देख लीजिए, पता करिए, आप जाइए घूमिए, हर एक आदमी कह रहा था ये तो सरकार मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं है, हिंदुओं के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ है। चुनाव बायकाट की बात भी हो रही है। हाँ, तेजस्वी यादव ने भी कहा, क्या कर सकते हैं ये लोग ऐसा? क्या ये शायद कहने की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये वापस नहीं हुआ ऐसा है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव में तो तब हार आपकी सुनिश्चित है। आप चुनाव लड़के हारे हैं या बिना लड़े हारे हैं, तो आप एक प्रोटेस्ट में कम से कम, अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो आपको लग रहा है कि वो ठीक का है, बराबरी का? मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट
जो भी जितने भी हो रहे हैं वो लगातार बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं। और मतलब जो मोदी ने या इस सरकार ने जो किया है पिछले 11 वर्षों में, कि हर एक इंस्टीट्यूशन को जिस तरह से कब्जा किया और जिस तरह से खत्म किया है, तो अगर इलेक्शन कमीशन अपने मन से भी कुछ कर रहा है तो उनकी आज़ादी को, उनकी इंडिपेंडेंसी को चैलेंज है। और कोई मानने को तैयार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपने मन से कर रहा है। सब मानता है कि बीजेपी के कहने पर इलेक्शन कमीशन ऐसा कर रहा है। कल की बहस के जेरे हुए और आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि देश में संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? नहीं, संसदीय लोकतंत्र बहस से मजबूत होता है। आपने देखा कि जब मोदी बोल रहे हैं तो किसी को बोलने दिया जा रहा है। हाँ, मतलब संसदीय बहस का एक नया ये आप जरूर देखेंगे टेलीविजन चैनलों पे कि जब अपोजिशन वाले बोलते रहेंगे मोदी और सरकार के अलावा, हो सकता है कि आगे के दिनों में, क्योंकि काफी फजीयत हो गई, गौरव गोगोई बेहतरीन भाषण दिया, प्रियंका गांधी अच्छा भाषण दी, राहुल गांधी का बढ़िया भाषण था, मतलब तमाम अपोजिशन के लोग। बीजेपी में किसने अच्छा भाषण दिया? मुझे नहीं लगता बीजेपी, मतलब देखिए, आप तो जब आप छोड़ेंगे, खुला छोड़ेंगे तभी तो कोई भाषण देगा। जब सारा अच्छा, कुछ मतलब कंट्रोल कि बांध के रखा गया था इसलिए नहीं दिए। बांध के रखा हुआ है कि आपको यही बोलना है, और जब यही बोलना है तो ऑलरेडी वो बोले जा रहा है सर। और जो थोड़ा बचा हुआ था, मतलब लपेटने के लिए कसर उसर, वो मोदी जी कर रहे थे। मोदी जी किसको संबोधित कर रहे थे? ये पता नहीं, मतलब सिर्फ ब्लेम गेम करते रहे। 11 वर्षों तक आप सिर्फ कांग्रेसियों को ब्लेम करके क्या करेंगे मोदी जी? आपको तो जो प्रॉब्लम था उसको, मतलब जब राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं या तमाम लोग कह रहे हैं कि आपको ये बता दीजिए कि नाम लेके कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ अन्य के कहने पर हमने नहीं किया। एक बार बोलने में नहीं, बाद नहीं, हमने किसी के कहने पर नहीं किया। बोलिए, मतलब दूसरा तो कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है ना, सिर्फ क्लेम कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आपको कहा। आप कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमको नहीं कहा, और आज फिर से आप बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, मैंने कहा था उसको ये करने के लिए। तो ये मतलब ऑपरेशन सिंदूर, अच्छा ये क्या है कि आप पहलगांव पर बात नहीं करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पर करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर तो बाद की प्रक्रिया है ना, क्रिया तो पहलगांव था, ये तो प्रतिक्रिया है ऑपरेशन सिंदूर। उस पर आप क्यों नहीं क्रिया पर बात करेंगे? पहलगांव में जो दोषी हैं उस पर क्या हुआ, कैसे हुआ ये घटना, सारी घटनाएं हो रही हैं, आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर बात करेंगे। तो वहां से अपोजिशन को काफी कुछ मिला है, रूलिंग पार्टी को कुछ नहीं मिला है इससे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। तो दर्शकों, हमारे बीच थे जितेंद्र कुमार जी। बहुत ही रोचक और बहुत ही सधे शब्दों में उन्होंने पार्लियामेंट की पूरी कार्रवाई जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हुई, उसके अलावा बिहार चुनाव पर भी चर्चा की। हम बिहार को लेकर लगातार इनसे अपडेट लेंगे और बात करते रहेंगे। जितेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आया, आप आकर के समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।